हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 नवंबर 2023 और 10 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश ये जारी किया है। तो ये क्या है, तमिलनाडु ने। उसके बाद था कि नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। तो नाटो का मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो ये है ब्रुसेल्स में। फिर वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। वहीं बात करें लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है, तो ये है नोवाक जोकोविच। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन ये हुआ है दिल्ली में। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये खिताब जीता है भारत ने। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया है, तो इनकी संख्या है 96,917। वही बात करें कि कौन सी राज्य सरकार ये गाय जनगणना कराएगी, तो ये है उत्तर प्रदेश। वहीं कि भारत जो है वो अमेरिका के किस शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो सही आंसर इसका सिएटल। फिर किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है, तो ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। फिर आपका कि किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 ये प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर है केरल। तो देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया आपके साथ लास्ट क्लास में जो भी हमने करंट अफेयर को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, उसको रिवीजन हमने कराया है। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की करंट अफेयर की ओर। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस होगा ये है आपका सुल्तान जोहर कप से। तो देखिए, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारत हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए, बात करें सुल्तान जोहर कप 2023 की, तो इसमें भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ध्यान रहेगा। अब देखिए, आपको भले ये ध्यान न रहे कि कौन सा पदक जीता है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुल्तान जोहर कप ये किस से संबंधित है। मतलब देखिए, मेडल आपको भले ही एक पल याद न रहे, लेकिन आपको ये तो ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि सुल्तान जोहर कप ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये एक हॉकी टूर्नामेंट होता है, तो हॉकी से संबंधित ये कप है आपका। अब देखिए, सुल्तान जोहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और हाल ही में इस कप का आयोजन ये मलेशिया में किया गया था। सुल्तान जोहर कप की बात करें तो ये इसका 11वां संस्करण था और इस कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। पहले स्थान पर यानी कि गोल्ड मेडल ये जीता है जर्मनी ने। सिल्वर मेडल की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और अपने देश भारत ने ये जीता है पाकिस्तान को हराकर ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि भारत ने कौन सा मेडल जीता है जोहर कप में, तो ध्यान रखना ये है ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस की बात करें तो ये हर साल मनाते हैं 8 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, 2023 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मरीज की सुरक्षा का जश्न मनाना यानी कि सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। अब देखिए, एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस को मनाते हैं। वर्ष 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनरेड रोहिंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। तो आपके लिए यहाँ पे स्टैटिक का एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रोहिंटजन ने। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर कि इस खोज के लिए उन्हें 1901 में फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस की मैंने बात की है, तो सही आंसर है इसका 8 नवंबर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर ऑप्शन को। तो देखिए, 3 नवंबर की हम बात करें तो इस दिन हमने बनाया है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरी बार मनाया गया है और पहली बार इसको मनाने की घोषणा की गई थी 2022 में, और 2022 में 3 नवंबर को पहली बार हमने बनाया था वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, और इस साल ये दूसरी बार मनाया गया है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो देखिए, 1 नवंबर को 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 5 नवंबर की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर को अभी हाल ही में हमने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये मनाया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और रेडियोग्राफी दिवस की बात करें तो ये मनाया है 8 नवंबर को। अगला प्रश्न है 7वां गंगा उत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया है। तो देखिए, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन ये अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पर, तो सही आंसर है इसका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन ये नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य है नदियों के महत्व को लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। 4 नवंबर 2008 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया था, मतलब इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। अब ये आयोजन हुआ है दिल्ली में, तो जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और महोत्सव को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में हम मनाते हैं काला घोड़ा कला महोत्सव। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव मनाते हैं। इसके साथ साथ पहला हल्दी महोत्सव ये कहाँ मना है, तो ये भी मुंबई में ही मना है। बेंगलोर की बात करें तो देखिए, पहली बार जो कॉफ़ी सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर, बेंगलोर में, और जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। चेन्नई की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ पर पहली बार नहीं, 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है यहीं पर आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है नीदरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, केंद्रीय रसायन और स्थानीय राज्य मंत्री श्री भगवान खुबा ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में भाग लिया है। पहले की अगर हम बात करें तो 2021 में आयोजन किया गया था। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दवाओं और अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराना। नीदरलैंड की बात करें, राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा यहाँ की है यूरो। इसको आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में, ये है आपका नीदरलैंड और यहाँ पे इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। यूनाइटेड किंगडम जो है इसके साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसी कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए, अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारत से आप याद रख सकते हैं कि अभी यहाँ पर G20 का आयोजन हुआ था, जो कि अभी G21 हो चुका है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कतर की अगर हम बात करें तो 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था ये कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था, जिसमें जो है अर्जेंटीना ये विजेता था। हराया किसको था, हराया था फ्रांस को। रशिया की अगर हम बात करें तो देखिए, 2024 का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है रशिया में। और ब्रिक्स अभी न्यूज़ में था क्योंकि 6 नए मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया है, जो कि AICU। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें जो नए 6 मेंबर्स थे उनके नाम क्या हैं। अगले हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज ये कौन बने हैं, तो देखिए अभी हाल ही में ICC की रैंकिंग जारी हुई है और उसमें दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज ये बन गए हैं शुभमन गिल। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 18 नवंबर को जारी एक ताज़ा ICC रैंकिंग में बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज ये बन गए हैं। शुभमन गिल अब 830 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि बाबर आजम ये 824 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ICC ने ये रैंकिंग जारी की है, तो फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई में और अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले। और ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंडिया में। अब देखिए, शुभमन गिल से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो IPL 2023 में हुए थे उसमें ऑरेंज कैप यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन थे, ये शुभमन गिल ही थे। विराट कोहली की बात करें तो अभी इन्होंने अपना 49वीं सेंचुरी लगाई है और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर जी की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 201 रन की नाबाद पारी इन्होंने खेली है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ और बहुत ही उम्दा इनकी ये पारी थी और इसी के साथ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी ये बन गए हैं। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और शुभमन गिल ने अभी इन्हीं को पीछे छोड़कर इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज ये कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद सिराज। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया सबसे नंबर 1 जो बल्लेबाज है वो शुभमन गिल हैं, वहीं गेंदबाज की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने वनडे गेंदबाजी में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। रैंकिंग के शीर्ष 10 में अन्य जो 3 भारतीय गेंदबाज हैं उनमें नाम है कुलदीप यादव का, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का।
पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज जो है शाहीन शाह अफरीदी, जो नंबर 1 गेंदबाज थे, वो 5 स्थान गिरकर नंबर 5 पर आ गए हैं। आईसीसी को फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में और मुख्यालय है यहाँ का दुबई में, और अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले। और अभी जो मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है आईसीसी, ये हो रहा है भारत में, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर जी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहम्मद सिराज, ये मैंने आपको बताया आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज ही बन गए हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप इन्होंने अभी हासिल की थी, और इस साल का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने सबसे मतलब तीन बार 5 विकेट से अधिक 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। शायद ये आप इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करिएगा, अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और अभी इन्होंने 201 रन की पारी खेली, जिसके साथ इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, और साथ ही में सबसे कम बॉलों में, मात्र 40 बॉलों में सेंचुरी भी इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी इसी वर्ल्ड कप में। एंजेलो मैथ्यूज़ की बात करें तो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि पहले ऐसे ये खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में जिन्हें टाइम आउट से आउट कर दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य ये टॉप पर रहा है, तो देखिए इसमें सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए जिसमें टॉप पर रहे महाराष्ट्र, और ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे 9 नवंबर को गोवा में संपन्न ये हुए हैं, और इसका जो मस्कट था, मस्कट यानी कि शुभंकर आपको ध्यान रखना है, ये है मोगा। और समापन समारोह में पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, और इस स्पर्धा में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जिसमें 75 स्वर्ण पदक सहित 220 पदक जीते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 64 स्वर्ण के साथ दूसरे, और हरियाणा ये 58 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय खेल पहली बार ये गोवा में आयोजित किए गए थे, और 38वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो अक्टूबर नवंबर 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए अदर ऑप्शन को मैं डिस्कस अगर करूं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि महाराष्ट्र से आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जो कि 5th एडिशन था, मध्य प्रदेश ने होस्ट किया था, ये इसमें भी टॉप किसने किया था, महाराष्ट्र ने ही टॉप किया था। और इसके अलावा ये तो 37वें की बात हुई। 36वें राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें जो कि गुजरात में हुए थे, उसमें टॉप पर था सर्विसेज। पंजाब की बात करें तो देखिए 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि घरेलू एक टूर्नामेंट था क्रिकेट का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, उसमें टॉप पर कौन है, पंजाब है। शेष भारत की बात करें तो ईरानी ट्रॉफ़ी इसने अपने नाम की है बेसिकली, किसको हराकर, मध्य प्रदेश को हराकर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो सही आंसर इसका संग्राम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संग्राम जहाज की अगर हम बात करें तो इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था, और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र की परिचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को गोवा के गोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी जेटी में आयोजित एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें, स्थापना हुई थी 1977 में, मुख्यालय इसका दिल्ली में, और अध्यक्ष इसके राकेश पाल। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अदर ऑप्शन को मैं डिस्कस करूं तो विक्रांत से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है ये कौन सा है, ये है विक्रांत। मगर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि 36 साल की सेवा के बाद, यानी कि 36 साल की सर्विस देने के बाद जो इंडियन नेवी है इसने अभी हाल ही में इसको रिटायर कर दिया है। और वाक्षीर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो इंडियन नेवी में 6 पनडुब्बी शामिल होंगी, तो उसमें 6वें नंबर की कौन सी है, तो ये वाक्षीर ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर इसका टी पद्मनाभन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्रसिद्ध लेखक हैं टी पद्मानंद, उनको केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, और राज्य का यह पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो पद्मानंद को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जान लेते हैं तपन सकिया के बारे में। तो देखिए तपन सकिया को अभी हाल ही में
असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्पा साहेब धर्माधिकारी की बात करें तो देखिए इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें अगर हम पुनीत राजकुमार की, तो लास्ट ईयर इन्हें कर्नाटक के रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारुमल्ला पेरुनल उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो उत्सव है ये मनाया गया है केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ये केरल राज्य में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मलयालम में पेरुनल स्थानीय भाषा का अर्थ है भव्य त्यौहार या उत्सव, और यह एक सप्ताह तक चलने वाला धार्मिक त्यौहार होता है। तो ये मना है केरल में। तो जान लेते हैं केरल के बारे में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट झील की बात करें तो उसमें आता है पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुडी। नेशनल पार्क की बात करें तो आता है अराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब ये देख सकते हैं आप केरल की लोकेशन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा केरल, और इसके साइड में जो आपको देखने के लिए मिलेंगी स्टेट्स वो है कर्नाटका और इधर तमिलनाडु। अदर ऑप्शन को डिस्कस अगर हम करें तो देखिए गुजरात से आप याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये मनता है कहाँ पर? गुजरात में। छत्तीसगढ़ से बात करें तो फसलों का त्यौहार है, बेसिकली दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है हरेली और दूसरे छेरछेरा। ये कहाँ पर मनता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर एक फेस्टिवल है सरगुल नाम से, वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और थी। अब हम आपके लिए काम करेंगे कि जितना भी एक महीने का आपका पूरा करंट अफेयर रहेगा उसको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए जैसे कि नवंबर चल रहा है, अक्टूबर आपका ऑलमोस्ट अक्टूबर आपका ख़त्म हो चुका है, तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ के, तो उसका पूरा एक कंपाइलेशन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए स्टैटिक में हम डिस्कस करेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है? तो ये है एशिया। कहवे पात्र, ये विश्व का कहवा पात्र के नाम से जानते हैं ब्राज़ील को। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा की। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? तो ये है हुसैन सागर। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये है सतलज पर। 10,000 धुआरों की घाटी, तो ये है अलास्का में। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा। 49th डिग्री जो अक्षांश है किस किस के बीच में है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगाता है लगभग 27.3 दिनों में। तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ रिवीजन स्टैटिक का। अब आज की ट्रिक की अगर हम बात करें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दिल्ली सल्तनत के राजवंश को याद रखने की ट्रिक। पहले हम जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे। तो देखिए पहला था गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, एक है तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आप ध्यान रखेंगे ये है गुल खिले तो सोलो। गुल से आपको हो जाएगा गुलाम, खिले से हो जाएगा खिलजी, तो से हो जाएगा तुगलक, स से हो जाएगा सैयद और लो से हो जाएगा लोधी। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों को। कल मैंने डिस्कस किया था यूनेस्को के बारे में। तो देखिए मैंने आपसे पूछा था संगीत का शहर, तो ये है आपका बेसिकली ग्वालियर। और आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस एंड PDF आपसे शेयर की जाती है। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में आपको सभी क्विजेस मिलेंगे, साथ ही में आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। ये भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।